गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए नज़र दौड़ाते हैं इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक खबरों पे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में सीधे सीधे आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आज आपको मिलेंगे और वो सीधे एग्ज़ाम के हाल में आपके पेपर में मिलेंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला जो प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा गिलियन वेरे सिंड्रोम जीबीएस क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आनुवांशिक विकार है, तंत्रिका संबंधी विकार है, एक प्रकार का ऑटोइम्यून गठिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि हाल ही में खबरों में रहा गिलियन वेरे सिंड्रोम कि आखिर क्या है। ठीक है, तो तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इसके बारे में डिटेल देख लिया जाए। पुणे में लगभग 59 लोग गिलियन वेरे सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जो एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है। जीबीएस तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। अंडरलाइन कर रहा हूं, तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है, जिससे मांसपेशियों की गति, दर्द, तापमान और स्पर्श संवेदनाएं प्रभावित होती हैं। इसे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलेटिंग पॉलीरेडिकुलोरोसिपैथी भी कहा जाता है और आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित करता है। सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अक्सर संक्रमण, टीकाकरण या बड़ी सर्जरी के बाद होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, इससे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलेटिंग पॉलीरेडियो क्लोरो न्यूरोपैथी भी कहा जाता है, यानी कि AIDP भी कहा जाता है। आमतौर पर कब होता है? 30 से 50 साल की आयु में के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। अक्सर ये कब होता है? ठीक, टीकाकरण या बड़ी सर्जरी के बाद होता है। लक्षण की बात किया जाए तो बुखार, कमजोरी या पक्षाघात शामिल है, जिसकी गंभीरता व्यापक रूप से भिन्न होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबिन उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली के तंत्रिकाओं पर हमले को दबाने में मदद करता है। यानी कि अगर बात किया जाए, हम लोग प्रश्न पे थे, वो प्रश्न ये था कि हाल ही में खबरों में रहा गिलियन वेरे सिंड्रोम क्या है, तो आप कहेंगे तंत्रिका संबंधी विकार है। क्या कहेंगे? तंत्रिका संबंधी विकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है किसने? INS विराट, INS सर्वेक्षक, INS कलवारी, INS सरयू। तो इसका सही आंसर है INS सर्वेक्षक। जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लिया जाए। भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण पूरा किया है, जिसमें 25,000 वर्ग समुद्री मील की दूरी शामिल है। 25,000 वर्ग समुद्री मील की दूरी शामिल है। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है जो मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। ये उसके भौगोलिक चर्चा हो गई। थोड़ा सा और देख लिया जाए, इसका क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। देश में मुख्य द्वीप के अलावा की बात किया जाए तो अम्ब्रे, एस्ट और सिर्फ जैसे कुछ बाहरी द्वीप भी शामिल हैं। 8 मिलियन साल पहले ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो माउंट पिटोन है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? मॉरिशस की माउंट पिटोन है। ठीक, ऊंचाई
828 मीटर। इसका मुख्य जल स्रोत अगर देखा जाए तो लेक वैकोस है। इसका मुख्य जल स्रोत क्या है? लेक वैकोस है। ठीक है, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो हाल ही में मनाया गया है। सीधी सी बात है, हम लोग इस हफ्ते पे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हफ्ता आंसर आप लोग जान ही रहे हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में मनाती है। इसे 3 दिसंबर 2018 को नाइजीरिया और 58 अन्य देशों द्वारा सहलिखित संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा शांति और विकास द्वारा एक घोषित डेट है। पहल किसने किया था? 2018 में नाइजीरिया और उसके साथ अन्य 58 देश। कब से? 2018 से। ठीक है, थोड़ा सा और देखा जाए 2025 का अगर थीम की बात किया जाए तो एआई शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, जो एआई और प्रौद्योगिकी को अपनाने में शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। यह दिन शांति को बढ़ावा देने, SDG 4 जैसे वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में शिक्षा की शक्ति पर जोर देता है। ठीक, यूनेस्को दुनिया भर में सुलभ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की वकालत करने के लिए उत्सव का नेतृत्व करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खबरों में रही विक्टोरिया झील किन देशों से सीमाबद्ध है? ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का इसमें पुट भी है, लेकिन चूंकि आजकल चर्चा में है तो ये प्रश्न जानना जरूरी है। खबरों में रही विक्टोरिया झील किन देशों से सीमाबद्ध है? तो बताइए। युगांडा, केन्या और तंजानिया। थोड़ा सा उसके बारे में देख लिया जाए। उत्तरी अमेरिका और केन्या के शोधकर्ताओं ने केन्या के विक्टोरिया झील के विनाम खाड़ी में, कहां पर? विनाम खाड़ी में साइनोबैक्टीरिया का आनुवांशिक सर्वेक्षण किया। ये याद रखिएगा, विक्टोरिया झील के विनाम खाड़ी में साइनोबैक्टीरिया का आनुवांशिक सर्वेक्षण किया गया है। किसने? उत्तरी अमेरिका और केन्या के शोधकर्ताओं ने। विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और तंजानिया, उगांडा और केन्या से लगती है, यानी कि उसकी सीमाओं से घिरी हुई है। ठीक है, इसे विक्टोरिया न्यांजा केन्या में कहा जाता है, युगांडा में क्या कहा जाता है? नालुवावले, और तंजानिया में कहा जाता है उके रेवो। ठीक है, ये अलग अलग देशों में, मतलब तीनों देशों से घिरा हुआ है और तीनों देशों में स्थानीय नाम की बात कर रहा है। स्थानीय नाम केन्या में विक्टोरिया न्यांजा, युगांडा के लोग इसे नालुबाले और तंजानिया के लोग इसे उकेरेवे के नाम से जानते हैं। यह झील व्हाइट नाइल का स्रोत है, व्हाइट नाइल का स्रोत है, जो सूडान में ब्लू नाइल के साथ मिलकर नील नदी बनती है। ठीक है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए तो सफेद नील और नीली नील दोनों मिलकर के बनती है नील नदी। ठीक है, यह दुनिया भर में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पालन का समर्थन करती है, जो सालाना 1 मिलियन टन मछली का उत्पादन भी करती है और 4 मिलियन आजीविका को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे थे। कुछ पैटर्न आज मैंने चेंज किया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले वाला पैटर्न सही था या आज का पैटर्न सही है। आप जब कुछ सुझाव देते रहेंगे फिर उस पर चलते रहेंगे हम भी, और देखा जाएगा कि कौन सा तरीका सबसे शानदार और सबसे लाजवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश थोड़ी सी जैसे भी होगी, अगर कामयाब होगी वो भी बताइएगा, और अभी तक रिदम पे नहीं आया गया तो वो भी बताइएगा। जैसा आप बताएंगे फिर उस हिसाब से हम अपने आप को भी बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।
अगली वीडियो पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।